हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज जो हम लोग पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो पार्ट है प्रकाश। तो प्रकाश जो है वो क्लास 10th के फिजिकल साइंस में एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और एग्ज़ाम में इससे हर साल करीबन 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। इसलिए ये पार्ट हम लोगों के लिए बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आम जीवन में भी प्रकाश का एक महत्वपूर्ण योगदान है। प्रकाश के बिना दुनिया का कल्पना करना ही मुश्किल है। यदि दुनिया में प्रकाश न हो तो दुनिया क्या होगा, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होगा। ठीक है, जिस तरह से दिन में प्रकाश जो है वो आम जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, उसी तरह से उसका जो अल्टीमेट यानी कि उसका जो दूसरा स्वरूप है वो हम लोगों ने खोज लिया है कि यदि जब रात हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को तो प्रकाश चाहिए। तो प्रकाश के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कृत्रिम प्रकाश का उपयोग हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग घर में बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब क्या, ये सब कृत्रिम प्रकाश का स्रोत है। तो प्रकाश हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। खैर वो सब तो बात होती ही रहेगी। तो हम लोगों के लिए जो जरूरी चीज़ है वो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो वहाँ पे जाने से पहले प्रकाश से संबंधित कुछ जरूरी तथ्य। तो हम लोग देखते क्या है कि यदि रात हो गया है यानी अंधकार हो गया है और यदि हम लोगों को किसी रूम के अंदर जाना हो, कोई सामान देखना हो, कोई सामान खोजना हो, तो क्या हम लोग अंधकार में खोज पाएंगे? तो आंसर है नहीं, हम लोग नहीं खोज पाएंगे। लेकिन जैसे ही उस रूम का बत्ती जला दिया जाएगा हम लोग कोई भी वस्तु को आसानी से खोज पाएंगे। तो यहाँ पे घटना क्या हुआ, यहाँ पे मेन जो घटना है वो प्रकाश है। यानी कि प्रकाश जब अनुपस्थित है या रूम जब अंधकार था तो हम लोग क्या कर रहे थे कि रूम के अंदर किसी भी तरह का कोई वस्तु को नहीं देख पा रहे थे। लेकिन जैसे ही रूम के अंदर प्रकाश आया या बत्ती जल गया तो क्या कर रहे हैं, हम लोग रूम के अंदर के हर एक वस्तु को हम लोग देख पा रहे हैं, हर एक वस्तु को देख पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों, इस क्यों का उत्तर हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर हम लोगों के पास एक गोरिल्ला ग्लास है, गोरिल्ला ग्लास का मतलब क्या हुआ, जो कांच के ऊपर जो ग्लास लगाया था वह होता है गोरिल्ला ग्लास। ठीक है, स्क्रीन सेवर के तौर पे हम लोग स्क्रीन को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। यदि हम लोग के पास गोरिल्ला ग्लास यदि हाथ में है तो गोरिल्ला ग्लास से क्या हो सकता है कि हम लोग आर पार के वस्तुओं को देख पा रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या हम लोग अपना चेहरा देख पा रहे हैं? अपना चेहरा हो सकता है नहीं देख पाए या हो भी सकता है देख पाए, खैर वो बात की बात है। लेकिन यदि हम लोग मिरर है घर के अंदर, अगर हम लोग के पास घर में मिरर है, उस मिरर में अपना चेहरा हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक, मिरर के जैसे जैसे करीब जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग का चेहरा थोड़ा बड़ा होते जा रहा है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं मोबाइल या अपने लेंस के करीब में जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा चेहरा बड़ा होते जा रहा है, और जैसे जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं अपने सोर्स यानी कि जो मिरर है या जो मेरे पास जो कैमरा है उस कैमरा से मैं दूर जा रहा हूँ। ठीक उसी तरह से यदि हम लोग के पास रूम में घर में मिरर है तो मिरर के यदि अगर हम लोग सामने जाए तो हम लोग को प्रतीत हुआ क्या कि हम लोग मिरर के अंदर हैं, और यदि हम लोग पीछे आए तो हम लोग को क्या पता चलेगा कि मिरर के हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो वहां पे मिरर में हम लोगों का अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। जिस तरह से धूप में चलते समय हम लोग का शैडो दिखाई देता है, परछाई दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से मिरर में हम लोग का अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसा क्यों? या धूप में चलते समय शैडो दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो ये जो क्यों है, इस क्यों का उत्तर ही हम लोग प्रकाश चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ और कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर हम लोगों के पास एक टब है या मान लिया जाए इस तरह का एक टब है, ठीक है, इस टब में पानी भरा हुआ है। क्या है इस टब में? वाटर। क्या है इस टब में? वाटर। अब यदि हम इसमें एक सिक्का डाल दें, एक कॉइन डाल दें, 5 का, 10 का, 1 का, 2 का कॉइन डाल दें, कुछ भी एक कॉइन डाल दें, तो कॉइन क्या होगा, वो पानी के ऊपर तैरेगा? बिल्कुल नहीं तैरेगा। वो क्या होगा, पानी के तल यानी कि ये जो ग्लास है उसके तल में चला जाएगा। तो यहाँ पे चला गया, मान लिया जाए कि यहाँ पे वो क्या है, वो सिक्का जो है वो तल में चला गया है। अब यदि हम लोग ऊपर से इस सिक्का को देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा
कि सिक्का जो है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ है, सिक्का थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी का जो वास्तविक जो गहराई है वो वास्तविक गहराई जितना होगा हम लोगों को लगेगा कि सिक्का जो है वो थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि हम लोगों को लगेगा कि सिक्का जो है वो यहाँ के आसपास है। लेकिन तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। वो तो सिक्का कहाँ है, वो तो तल में ही बैठा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो सिक्का हम लोगों को क्या लगेगा, वो पानी से थोड़ा सा उठा हुआ है। ठीक, एक और चीज इसी तरह से यदि इसी अपार्टस में हम लोग देखें, यहाँ पे यदि पानी है, ठीक है, इसमें यदि हम लोग क्या करें, कोई एक छड़ी, इस तरह से कोई एक छड़ी यदि अगर हम लोग डुबो दे तो हम लोगों को क्या लगेगा, वो छड़ी सीधा है। छड़ी हम लोग को सीधा कहाँ तक लगेगा, यहाँ तक लगेगा, यानी कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हम लोग को लगेगा सीधा, लेकिन इसके जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या हम लोग को लगेगा सीधा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता है कि सीधा नहीं लगेगा, ये हम लोग को लगेगा ये टेढ़ा है, इस तरह से। तो लेकिन हम लोगों ने छड़ी डाला था सीधा छड़ी, लेकिन पानी में जैसे ही वो छड़ी गया और जितना भाग पानी में छड़ी का डूबा हुआ है उतना भाग लगेगा हम लोगों क्या, वो मुड़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इस क्यों का उत्तर हम लोग इसी चैप्टर में, प्रकाश जो चैप्टर है इसके तहत अध्ययन करेंगे। और भी कुछ, आसमान जो ब्लू कलर क्यों होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये सभी का उत्तर हम लोग इसमें प्रकाश पाठ में पढ़ेंगे। जब बारिश होती है और बारिश होने के बाद देखा क्या जाता है कि आसमान में इंद्रधनुष जो है वो चला आता है या इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष का मतलब क्या हुआ कि उसमें ये सब कलर जो है मौजूद होता है। विबजियोर 1 2 3 4 5 6 7, विबजियोर यानी कि वो 7 कलर से बना होता है। तो हो सकता है वहां पे 7 कलर हम लोग को न दिखाई दे, 2 3 4 कलर दिखाई दे, 7 कलर हो सकता है नहीं भी दिखाई दे, ये 3 4 ही कलर दिखाई दे या 3 कलर दिखाई दे या 2 कलर दिखाई दे। वो डिपेंड करता है उस समय क्या वातावरण में किस तरह से प्रकाश जो है वो आ रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो घटना हम लोगों को कब देखा जाता है, जब बारिश होती है और बारिश के बाद में हम लोगों को ये घटना देखा जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेनबो या हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं। ये घटना क्यों होती है, इसका फिर वही उत्तर है इस चैप्टर में ही हम लोगों को मिलेगा। ठीक, इसके साथ साथ बहुत किसी का देखा जाता है क्या है कि उम्र के साथ साथ आंख की रोशनी जो वो कम हो जाती है। तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको क्या करता है, प्रिस्क्राइब कर देता है। क्या प्रिस्क्राइब करता है कि आप चश्मा का इस्तेमाल कीजिए। अब ये चश्मा का इस्तेमाल करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो ग्लास जो लगा होता है उसका वहाँ पे रोल है। वो ग्लास क्या करता है, उसके दृष्टि को कुछ हद तक ठीक कर देता है, कुछ हद तक क्या, पूरी हद तक ठीक कर देता है। जो प्राकृतिक रूप से जो उसका आंख है उसको तो ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन कृत्रिम रूप से वो चश्मा जो है वो क्या कर सकता है, उसकी जो दृष्टि की जो बीमारी है या उसे जो किसी वस्तु को दूर में देखने में प्रॉब्लम होता है या किसी को सामने देखने में प्रॉब्लम होता है, तो उस बीमारी को, उस दोष को वो चश्मा के द्वारा उस दोष का निवारण किया जाता है। तो जो चश्मा में क्या होता है, वो एक तरह का लेंस होता है। अब वो लेंस जो है उसका हम लोग अध्ययन भी इस प्रकाश पाठ में ही करेंगे। तो इतना सारा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये सब का सब क्या है, ये सब प्रकाश के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। तो प्रकाश का कहीं ना कहीं इन सभी के ऊपर योगदान जरूर है। ठीक, तो इन सभी चीजों को हम लोग इस पाठ के अंदर अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले कुछ बातें प्रकाश के लिए, प्रकाश की कुछ बेसिक जो चीज है, कुछ जो बेसिक मूल धारणाएं हैं, उस मूल धारणाओं को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो बेसिक मूल धारणाएं हैं क्या। तो चलिए पहले बेसिक मूल धारणाएं हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रकाश पाठ पढ़ने के लिए हम लोग को कुछ बेसिक जानकारी जो है वो होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहला हम लोग जो टॉपिक है वो है प्रकाश क्या है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, तो हम लोग साधारण सा भाषा में प्रकाश को बोल सकते हैं कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो जिस तरह से ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है।
अच्छा, तो क्या प्रकाश के लिए गमन या माध्यम का होना आवश्यक है? प्रकाश के गमन के लिए माध्यम का होना आवश्यक है? तो इसका उत्तर है हम लोगों के लिए कि नहीं, कि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। जैसा कि हम लोग देखते क्या है कि जब सूर्य से रोशनी जो है वो धरातल पर आती है, तो जो सूर्य से रोशनी जो धरातल पर आती है, तो हम लोगों को पता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में विशाल शून्य है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं है। माध्यम का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर वायु जो है वो बिल्कुल शून्य है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि उस शून्य से प्रकाश का गमन करने के लिए किसी भी प्रकार का माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि ध्वनि के लिए जरूरी है, यानी कि ध्वनि के लिए माध्यम का होना अति आवश्यक है। अब दूसरी बात, तो प्रकाश जो है वो किस तरह से गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करते हैं या फिर जिगजैग पाथ में गमन करती है? तो इसका उत्तर है प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। हम लोगों ने क्लास 7 में एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि 3 कार्डबोर्ड जो है उसको खड़ा करके और तीनों कार्डबोर्ड के मध्य में एक बिंदु जो है बिंदु या छिद्र कर दिया गया था, और तीनों कार्डबोर्ड को खड़ा करने के पश्चात कुछ दूरी में एक लैंप या तो फिर एक मोमबत्ती को जला दिया गया, और जलाने के बाद हम लोग जो है उस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ कर पा रहे थे कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो प्रकाश के लिए ये 2 महत्वपूर्ण चीज है कि प्रकाश के गमन के लिए किसी भी तरह का माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। दूसरा कि प्रकाश के जो गमन है या जो प्रकाश का जो चाल है वो हमेशा सीधी रेखा में होता है। हमेशा क्या? हमेशा सीधी रेखा में। वो टेढ़ा टेढ़ा इस तरह से, जिस तरह से सांप चलता है बिल्कुल उस तरह से नहीं, बिल्कुल सीधी रेखा में प्रकाश का गमन होता है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का पहला। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा, अब दूसरा जो है प्रकाश का स्रोत। तो हम लोगों को पता है या हम लोग देख पा रहे हैं या हम लोग जानते हैं कि जो धरातल पर जानते हैं कि सभी ऊर्जाओं का स्रोत कौन है? सूर्य। ठीक, तो सूर्य में जो प्रकाश है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? सूर्य के अंदर एक तरह से नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूशन की क्रिया वहाँ पे लगातार होती रहती है। तो उस क्रिया के माध्यम से ही वहाँ पे प्रकाश की सृष्टि होती है। प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा की भी सृष्टि होती है। ठीक है, तो प्रकाश का जो स्रोत होता है वो 2 तरह का स्रोत होता है। कौन कौन सा? प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत का मतलब क्या हुआ कि प्राकृतिक स्रोत का मतलब ये हुआ कि जो प्रकृति के द्वारा हम लोग को प्रकाश का स्रोत प्राप्त होता है उस स्रोत को क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत। तो सूर्य से जो रोशनी धरातल पर आता है उस स्रोत को ही हम लोग कहते हैं क्या? प्राकृतिक स्रोत, क्योंकि वो प्रकृति के ऊपर निर्भर है। अच्छा, तो हम लोगों के घरों के अंदर जो बॉल जलता है बा जो ट्यूब लाइट जलता है बा मोबाइल का जो फ्लैश लाइट जलता है, क्या वो प्राकृतिक स्रोत है? आंसर इज नो, वो प्राकृतिक स्रोत नहीं है। वो क्या है? वो कृत्रिम स्रोत है। कृत्रिम स्रोत का मतलब क्या हुआ कि वह स्रोत, वह प्रकाश का स्रोत जो मानव निर्मित है या जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया है, उस स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम स्रोत कहते हैं। तो कृत्रिम स्रोत में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जो टॉर्च का जो लाइट होता है, मोबाइल का फ्लैश लाइट होता है, घरों के अंदर जो ट्यूब या बल्ब जो होता है, ये सब क्या? ये सभी का सभी कृत्रिम स्रोत के उदाहरण है। प्राकृतिक स्रोत के उदाहरण मैंने क्या बोला? सन यानी कि सूर्य, यानी कि सन से जो रोशनी आ रही है वो क्या है? वो एक प्राकृतिक स्रोत का उदाहरण है। अच्छा, तो इस सन की रोशनी से प्रकाशित कौन कौन होता है? हम लोगों का ग्रह पृथ्वी, वो इस सन की रोशनी से प्रकाशित होती है। इसके साथ साथ जो पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, उसका भी प्रकाश का स्रोत क्या है? उसका भी प्रकाश का स्रोत सन है। इसका मतलब चंद्रमा में जो प्रकाश का स्रोत है वो क्या है? वो एक प्राकृतिक स्रोत है? नहीं, वो एक कृत्रिम स्रोत है। क्यों? क्योंकि उस स्रोत को कहां से चांद को मिला है? वो चांद को मिला सूर्य के द्वारा। चांद का अपना प्रकाश नहीं है, ध्यान रखिए। चांद हो गया, पृथ्वी हो गया या बाकी जितना भी ग्रह है, किसी भी ग्रह का अपना प्रकाश बिल्कुल नहीं है। वो सब क्या? वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो उन सभी के ऊपर जो प्रकाश आ रहा है वो सब क्या स्रोत है? वो सब प्राकृतिक स्रोत है। तो कृत्रिम स्रोत के बारे में मैंने बात की। अब हम लोग आते हैं तीसरा नंबर, प्रकाशीय माध्यम।
प्रकाशीय माध्यम का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश के गमन के लिए किस तरह का माध्यम का होना जरूरी है, या प्रकाश जो वो किस तरह के माध्यम से पार हो सकता है। क्या प्रकाश हम लोग के शरीर के अंदर से पार हो सकता है? क्या प्रकाश अगर हम लोग एक मोटा सा बुक ले ले और उस बुक के एक छोर में अगर हम लोग लाइट मारे तो क्या दूसरी ओर प्रकाश जो पार हो सकता है? अगर मान लिया जाए कि एक ग्लास ले लिया जाए, यानी कि कांच ले लिया जाए जो बिल्कुल एकदम आर पार नजर आए, यानी जिसे पारदर्शक हम लोग कहते हैं, अगर वो पारदर्शक कांच यदि लिया जाए तो प्रकाश को यदि एक छोर से यदि हम लोग को प्रकाश दिया जाए तो क्या दूसरी ओर हमें प्रकाश प्राप्त होगा? तो इन सभी बातों के ऊपर जो है देखा गया है कि प्रकाश का कुल मिलाकर 3 माध्यम है। पहला माध्यम क्या है? पारदर्शक। तो पारदर्शक का मतलब क्या हुआ कि पारदर्शक वह माध्यम है जिसमें प्रकाश जो है किसी माध्यम के आर पार हो जाता है, किसी माध्यम के आर पार हो जाता है। यह वह माध्यम के द्वारा प्रकाश जो है वो उसके अंदर से प्रवेश कर दूसरे ओर चला जाता है। उस तरह के माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? उस तरह के माध्यम को हम लोग कहते हैं पारदर्शक माध्यम। जैसे हम लोग जो आईना जो इस्तेमाल करते हैं चेहरा देखने के लिए, वो क्या है? वो पारदर्शक है? वो पारदर्शक नहीं है। क्यों पारदर्शक नहीं? क्योंकि उसके पीछे जो एक तरह से कोटिंग किया हुआ रहता है, तो पारदर्शक माध्यम नहीं है। तो पारदर्शक माध्यम क्या हुआ? सिंपली जो हम लोग मोबाइल का जो कवर जो गोरिल्ला ग्लास जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का जो गोरिल्ला ग्लास जो इस्तेमाल करते हैं, या मोबाइल के ऊपर जो हम लोग जो प्लास्टिक का जो कवर इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन को बचाने के लिए, स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए, तो जो स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए जो यूज़ किया जाता है गोरिल्ला ग्लास, वो एक एग्जाम्पल होगा पारदर्शक माध्यम का। क्यों? क्योंकि उस माध्यम के द्वारा हम लोग आर पार के वस्तुओं को देख सकते हैं आराम से। अगर अगर उस गोरिल्ला ग्लास को सामने अगर ऐसे रखा जाए तो इस तरह के वस्तुओं को भी हम लोग देख सकते हैं और इस पार के वस्तुओं को भी कोई देख सकता है। यानी कि अगर दोनों तरफ से अगर 2 व्यक्ति खड़ा है तो दोनों क्या कर सकता है? उस गोरिल्ला ग्लास के माध्यम से दोनों एक दूसरे को देख सकता है। तो उस तरह के माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम, यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम। नेक्स्ट, अर्ध पारदर्शक, यानी कि अर्ध मतलब क्या चीज? आधा। ये जो अर्ध है, इस अर्ध का मतलब क्या हुआ? आधा, यानी कि आधा हम लोग देख सकते हैं। मतलब क्या हुआ? इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसलूसेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए यदि हम लोगों के पास एक कांच बोल रहे हैं, एक पेपर है, व्हाइट पेपर, किसी भी तरह का पेपर है, यदि उस पेपर को यदि हम लोग सामने अगर रख के देखे जाए, ऐसे मान लिया जाए कि ये एक सिंपल पेपर है। अगर इस पेपर को देखा जाए कि अगर मैं इधर से देखना चाहता हूं उस ओर, तो मैं देख नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ये जो माध्यम है, ये माध्यम अभी किस प्रकार का माध्यम है? ये माध्यम है अपारदर्शक माध्यम। किस प्रकार का माध्यम है? अपारदर्शक। यानी कि मैं इसको ऐसे कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं इस पेपर के माध्यम से उस पार यदि देख पाऊं तो मैं नहीं देख पाऊंगा। क्यों नहीं देख पाऊंगा? वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि इस पेपर से यदि उस ओर मैं देखना चाहूँ इस तरह से, तो मैं इसे नहीं देख पाऊंगा। तो इसलिए इस माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शक, जिसको इंग्लिश में ओपेक मीडियम के नाम से जाना जाता है। अब मान लिया जाए कि इसी पेपर के ऊपर यदि हम लोग तेल, यानी कि जो ऑयल आता है, सरसों का तेल आता है या नारियल का तेल आता है, वो नारियल का तेल यदि इसके ऊपर हम लोग गिरा दें और अगर हम लोग देखना चाहें इस पार से उस पार की ओर, तो क्या हम लोग देख पाएंगे? बिल्कुल हाँ, देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो देखने का जो प्रवृत्ति होगा या जो देखने का जो अंदाज होगा, वो क्या होगा? वो पहले के तुलना में, यानी कि पारदर्शक माध्यम के तुलना में बिल्कुल कम होगा। मतलब क्या हुआ कि पारदर्शक माध्यम से हम लोग जितना क्लियर देख पा रहे हैं दूसरी ओर, अर्ध पारदर्शक माध्यम में यदि इसके ऊपर तेल गिर जाए तो हम लोग उतना क्लियरली नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी देख पाएंगे। पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? देख पाएंगे, यानी कि कुछ हद तक देख पाएंगे। इसलिए इस माध्यम का नाम क्या बोला गया? अर्ध पारदर्शक माध्यम। तो अर्ध पारदर्शक माध्यम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? भीगा हुआ पेपर, उसके साथ साथ घिसा हुआ कांच। यानी कि मान लो अगर जो गोरिल्ला ग्लास का मैंने जो एग्जांपल दिया वो क्या है? वो एक तरह से पारदर्शक माध्यम है। उसी गोरिल्ला ग्लास को यदि हम लोग घिस दे पूरा, अगर उसका एक माध्यम को, यानी कि उसका तो दो फेस होता है, 2 सरफेस होता है, दोनों सरफेस में से किसी एक सरफेस को यदि घिस दिया जाए या अगर दोनों सरफेस को घिस दिया जाए तो क्या पहले की भांति वो काम करेगा? बिल्कुल नहीं। वो क्या करेगा? फिर वो अगर हम लोग देखना चाहें उस ओर
तो वो हम लोग को क्या होगा, उस ओर की वस्तु हम लोग को धुंधला नजर आएगा, पूरी तरह से साफ साफ नजर नहीं आएगा। इसका मतलब वो जो हो गया वो घिस गया, घिसने के बाद वो जो मीडियम हो गया वो मीडियम क्या हो जाएगा, वो मीडियम हो जाएगा अर्ध पारदर्शक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पारदर्शक माध्यम समझ में आ गया, यानी कि अगर कोई कांच को यदि हम लोग दोनों तरफ से अगर वो क्लियर रहे, जैसे गोरिल्ला ग्लास फॉर एग्जांपल, वो क्या है, वो एक तरह से पारदर्शक माध्यम है, ठीक है। दूसरा अर्ध पारदर्शक माध्यम का उदाहरण मैंने बोला घिसा हुआ कांच, या तो फिर पेपर के ऊपर गिरा हुआ, पेपर के ऊपर यदि भीगा, अगर तेल उसमें भिगा देंगे तो वो जो होगा, यानी कि भीगा हुआ तेल से पेपर, वो क्या होगा, वो एक तरह से अर्ध पारदर्शक माध्यम का कार्य करेगा। साथ ही साथ घिसा हुआ कांच भी अर्ध पारदर्शक माध्यम का कार्य करेगा। अब यदि अगर हम लोग आते हैं ओपेक मीडियम, ओपेक मतलब क्या हुआ कि यदि अगर हम लोगों के पास माध्यम है सामने, तो उस पार के वस्तु को हम लोग नहीं देख पाएंगे, या उसी माध्यम से उधर कोई व्यक्ति खड़ा है तो इस पार के वस्तु को नहीं देख पाएगा। उस तरह के माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम। तो अभी अभी मैंने दिखाया अपारदर्शक माध्यम में क्या हुआ, सामने मान लो अगर मेरे सामने एक कार्डबोर्ड है, यानी कि एक लकड़ी का कार्डबोर्ड है, बड़ा सा लकड़ी का यदि पाटा मैंने अपने सामने रख लिया है, तो मैं ना ही उस पार देख पाऊंगा, ना ही कोई मुझे उस पार से इस पार देख पाएगा, ठीक। उसके बाद मान लो यदि घर के अंदर, घर के पास सामने यदि दीवाल है, तो दीवाल क्या करेगा, दीवाल है तो उस पार भी वो व्यक्ति दीवाल से नहीं देख पाएगा, और इस पार जो व्यक्ति है वो उस पार के वस्तु को दीवार के उस पार देख नहीं पाएगा। इसका दीवार किसी से बना है, ईंट से बना है, तो ईंट क्या है, ईंट एक प्रकार का अपारदर्शक माध्यम हुआ। तो जितना सारा हम लोगों के पास सॉलिड वस्तु है, फॉर एग्जाम्पल कपड़ा, लकड़ी, ईंट, पत्थर इत्यादि वगैरह वगैरह, ये सब क्या, ये सब का सब अपारदर्शक माध्यम का उदाहरण है, ठीक है। तो माध्यम जो था वो कुल मिलाकर 3 तरह का माध्यम होता है, पारदर्शक माध्यम, अर्ध पारदर्शक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। तो पारदर्शक माध्यम में हम लोगों ने गोरिल्ला ग्लास के बारे में जाना, तो ये याद रखना है, क्योंकि इसी पारदर्शक माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन यही रहेगा कि पारदर्शक माध्यम से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं, अर्ध पारदर्शक माध्यम से किसी भी वस्तु को हम लोग धुंधला रूप से देख पा रहे हैं, अपारदर्शक माध्यम से किसी वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं, क्यों? तो इस क्यों का उत्तर इस प्रकाश पाठ में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, और तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं प्रकाश पुंज, ठीक। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज का मतलब क्या हुआ, तो देखिए, जिस तरह से सन से यानी कि सूर्य से यदि हम लोग देखा जाए, ये अगर हम लोगों का सूर्य है, इस तरह से सूर्य है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि सूर्य से जो है वो बहुत सारा किरण, यानी कि लाखों करोड़ों नंबर ऑफ रेज जो है, ये अगर हम लोगों का अर्थ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मानव जाती है, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे रे जो है, यानी कि प्रकाश किरण जो है वो अर्थ के ऊपर आ रहा है। तो अर्थ के ऊपर आने से क्या हो रहा है कि अर्थ के ऊपर आने पर अर्थ में जो उपस्थित वस्तु है वो क्या हो रहा है, वो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, यानी कि प्रकाशमान हो रहा है। तो ये जो किरण है, इन सभी किरणों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज का मतलब गुच्छा ऑफ किरण, यानी कि बहुत सारा किरण अगर मिल जाए तो उस किरण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या कहेंगे हम लोग इसको इंग्लिश में, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट मतलब बहुत सारा। अच्छा, तो ये जो बीम ऑफ लाइट है ये कितने तरह का होता है, ये कुल मिलाकर 3 तरह का होता है। समानांतर रश्मि पुंज, समानांतर रश्मि पुंज। तो समानांतर रश्मि पुंज का मतलब क्या हुआ कि नाम से ही पता चल रहा है कि सूर्य से यदि प्रकाश की किरण जो है वो क्या होगा, वो यदि समानांतर रूप से चलते हुए आए, समानांतर रूप से चलते हुए आए और आने के समानांतर रूप से यदि वो पृथ्वी के ऊपर आए, तो उस प्रकाश पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर रश्मि पुंज कहेंगे, ठीक है। तो वो किस तरह से, समानांतर रेखा, जस्ट समानांतर रेखा ड्रॉ करना है। तो यदि ये रेखा, ये लाइन, ये सब, ये जो है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, समानांतर रेखा। लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसे प्रकाश पुंज बनाना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का एरो हेड दिखाना होगा। यानी कि इस तरह का एरो हेड यदि हम लोग नहीं दिखाएंगे तो हम लोगों के लिए वो गलत होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का एरो जो है वो दिखाएंगे। इस तरह के एरो से पता क्या चल रहा है कि प्रकाश जो है वो लेफ्ट टू राइट की ओर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखा गया है कि यदि चारों, अगर हम लोग देखिए चारों क्या है, चारों आपस में समानांतर है। समानांतर रेखा का मतलब क्या हुआ कि वह पेयर ऑफ रेखा, यानी कि समानांतर मतलब क्या हुआ कि दो पेयर ऑफ रेखा, यानी कि दो जोड़ी वह रेखा जो आपस में कभी भी एक दूसरे को न काटे, उस तरह की रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, उस तरह की रेखा को हम लोग समानांतर रेखा कहेंगे। तो समानांतर रश्मिपुंज बनाने का मतलब क्या हुआ, यदि हम लोग उसमें एरो हेड डाल दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो एक तरह से रश्मिपुंज हो जाएगा। तो इस रे ऑफ लाइट को या इस बीम ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर रश्मिपुंज कहेंगे। ठीक है, भाई क्लियर। इसे क्या कहेंगे हम लोग, समानांतर रश्मिपुंज कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा है अभिसारी रश्मिपुंज। अभिसारी रश्मिपुंज को इंग्लिश में कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट भी बोला जाता है, रे ऑफ लाइट। अब ये कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ, कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट का मतलब बिल्कुल यही हुआ कि यदि बहुत सारी प्रकाश किरण यदि समानांतर रूप से चलती हुई आ रही है, समानांतर रूप से चलती हुई आ रही है, और चलने के बाद देखा क्या जाता है कि वो एक किसी निश्चित बिंदु पर मिलती है, वो एक किसी निश्चित बिंदु पर मिलती है। तो ये क्या ऑटोमेटिक निश्चित बिंदु पर मिलेगा, बिल्कुल नहीं। इसके मिलने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोगों को बाधा देना होगा। वो बाधा हम लोग बाद में देखेंगे, उस बाधा को बोला था लेंस, बोला था उत्तल लेंस। तो खैर वो बात की बात है। तो जब समानांतर प्रकाश की किरण चलती हुई अगर किसी एक बिंदु पर मिल जाती है, एक बिंदु पर मिल जाती है, तो देखा क्या गया कि ये गया सामने और जाके फिर सामने जाके मुड़ गया, यानी कि एक बिंदु पर आपस में मिल गया। तो इस तरह के बिंदु, इस तरह के प्रकाशीय रेखा को या इस तरह के प्रकाश पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी, यानी कि कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट। क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट। इस तरह का जो अभिसारी या कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट है, इसका हम लोग बचपन में खेलते खेलते इसका उपयोग हम लोग करते हैं। जो हम लोग के घर में मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है, उस ग्लास के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बचपन में बहुत सारे खेल खेले हैं। उस मैग्नीफाइंग ग्लास को फोकस करके अप डाउन ऊपर नीचे कर करके हम लोग क्या करते हैं, पेपर वगैरह को या कागज वगैरह को जलाने का काम करते हैं। कभी कभी क्या होता था, हम लोग बचपन में माचिस की तीली को जलाने के लिए उस मैग्नीफाइंग ग्लास का हम लोग इस्तेमाल करते थे। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो इस तरह का शेप में होता है। ये हो गया यहाँ पे उसका हैंडल, और ये हो गया यहाँ पे ये गोल, ये, और यहाँ पे जो है इस जगह पे वो लेंस लगा होता है। ठीक है, तो जो प्रकाश जो वो समानांतर प्रकाश की किरण यदि इस लेंस से पास कर रहा है, यानी कि ये जो प्रकाश किरण अगर इस लेंस से पास कर रहा है, तो पास करने के बाद क्या होगा, लेंस के उस पार वो इस तरह से किसी एक बिंदु पर मिलेगा। तो इस बिंदु पर मिलने के वजह से यहाँ पे प्रकाश का जो तीव्रता है वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इस बिंदु पर बहुत सारा प्रकाश किरण जो वो इस बिंदु पर आपस में मिल रहा है, इसलिए इस बिंदु पर प्रकाश का जो तीव्रता क्या होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। तो जिसके वजह से यहाँ पे अगर हम लोग कुछ किया जाए तो हम लोग इस मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से हम लोग क्या कर सकते थे, जादू का खेल खेलते थे कि बोले देखो कांच से प्रकाश किरण आ रहा है और ये पेपर जो है या माचिस का तीली जो अपने आप जल जा रहा है, ये एक भूतिया खेल। ऐसा बचपन में हम लोग खेलते थे, आप लोग भी खेलते होंगे। खैर, तो इस तरह के प्रकाशीय पुंज को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी यानी कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट, DIVERGENT, डाइवर्जेंट रे ऑफ लाइट। अब डाइवर्जेंट का मतलब क्या हुआ, डाइवर्जेंट का मतलब बिल्कुल इसका उल्टा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारा प्रकाश किरण समानांतर चल के एक बिंदु पे मिल जा रहा है। डाइवर्जेंट में क्या होगा कि बहुत सारा
समानांतर रेखा जो है वो एक बिंदु पे न मिलकर वो क्या करेगा, वो डाइवर्ज कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। किस तरह से, चलो देखते हैं हम लोग। तो ऐसे कि ये गया प्रकाश किरण, ठीक है। उसके बाद और छोटा कर देता हूं यहां तक, ये गया हम लोग का प्रकाश किरण, यानी कि प्रकाश किरण क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट की ओर मूव कर रहा है। तो मूव करने के बाद देखा क्या गया कि वो किसी एक खास बिंदु से वो क्या कर रहा है, वो अब मुड़ना जो है वो शुरू कर दे रहा है, इस तरह से, इस तरह से। ये तो ये क्या हो गया, ये समानांतर आया, लेकिन इस बिंदु से इस बिंदु के बाद वो क्या कर रहा है, वो फैलना शुरू कर दे रहा है, वो मिल नहीं रहा एक बिंदु पर, वो क्या कर रहा है, वो वहां से फैलना शुरू कर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह के प्रकाशीय पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी, यानी कि डाइवर्जेंट रे ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट रे ऑफ लाइट, इसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं कार का हेडलाइट में। कार का हेडलाइट तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। कार के हेडलाइट में या जो गाड़ी होता है उसके हेडलाइट में रात के समय आप लोग गौर कीजिएगा कि वहां पे जो कार का जो हेडलाइट होता है वो इतना छोटा होता है। अब उसके अंदर बॉल लगा होता है, तो बॉल जो है वो क्या करता है, अगर मान लीजिए कि कार का हेडलाइट अगर ये है, तो यहाँ से यदि प्रकाश का किरण यदि निकल रहा है तो वो क्या करेगा, वो इस तरह से फैलता हुआ निकलेगा, इस तरह से वो धीरे धीरे फैलता जाएगा। हम लोग मोबाइल का फ्लैश लाइट में भी देख सकते हैं। मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करो, ऑन करने के बाद देखो कि मोबाइल का फ्लैश लाइट इतना छोटा सा, यानी कि ये छोटा सा बिंदु है, यहाँ से प्रकाश क्या करेगा, यहाँ से प्रकाश ऐसे ऐसे निकलता निकलता फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, यानी कि वो क्या करेगा, वो डाइवर्ज होते जाएगा, ठीक है। तो उस तरह के प्रकाशीय पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रकार के प्रकाशीय पुंज को हम लोग अपसारी यानी डाइवर्जेंट रे ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश का परावर्तन।